मैंने आपसे खुद ये कहा था कि श्रीमान जी आपका टिकट कट सकता है और आपका टिकट रोहित नागर काटेगा। याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपके ऑफिस में आपसे कहा। इसका मतलब साफ है कि केवल और केवल झूठी और अपने स्वार्थ के वशीभूत ड्रामेबाजी पर आधारित सहानुभूति लेने की आप कोशिश करें। 5 साल में अगर किसी विधायक को केवल 25 करोड़ मिलते हैं और वो आपको नहीं मिले इसलिए आप विकास नहीं कर पाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ समझने की कोशिश करो, गुमराह करो। 2019 में जनता ने आपको विपक्ष में रहने की सजा दी थी। आपने भाजपा के बड़े नेताओं के साथ साठगांठ करके अपने काम चलाए। राजनीति है और हार जीत लगी रहती है। मर्दों की तरह सहन शक्ति बढ़ाइए, अपने कर्मों का चिंतन कीजिए। रोना इसलिए नहीं आया कि आपका टिकट कटा है, रोना इसलिए आया है कि एक मामूली से व्यक्ति ने, जैसे आप मामूली व्यक्ति समझ लो, उसने आपका टिकट काट लिया। दोस्तों, हरियाणा के चुनावी महापर्व के नामांकन के आखिरी दिन खूब ड्रामा देखने को मिला, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोना धोना ड्रामा की चर्चा रही। आपने भी देखा और सुना होगा। तिगांव के पूर्व विधायक ललित नागर दहाड़े मार मार के रो रहे थे। और भी ऐसे नेता थे जिनके रोने की खबरें हमारे तक पहुंची। हम इन सभी नेताओं की भावनाओं की कद्र करते हैं, क्योंकि ये नेता रोना धोना डांस राजनीतिक कर रहे थे। इसलिए इसे दिल पर लेने की गलती ना करें। हम कह रहे हैं कि आप भी इसे दिल पर मत लीजिए, लेकिन ये जरूर समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर रोने के पीछे क्या है। क्या ये इमोशनल गेम है या ब्लैकमेलिंग का नाकामयाब तरीका? क्या इसे रोना धोना डांस से आपके भविष्य का कोई लेना देना है? इसी विषय पर मेरे ललित नागर से कुछ सवाल हैं, जो केवल मेरे ही नहीं, इस क्षेत्र की जनता के भी हैं, जो मेरे माध्यम से जानना चाहते हैं। आपको जवाब देने चाहिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपने रोना धोना डांस जानबूझकर किया या वाकई ये जरूरी था। दोस्तों, लोकतंत्र का पर्व हर 5 साल में आता है, जिसमें हम अपना मत का दान करते हैं, जिसे हमारे क्षेत्र, समाज और हमारे भविष्य का निर्माण होता है, उसकी रूपरेखा तय होती है। क्या हम हर बार ऐसे ही करते रहेंगे? इमोशनल होकर इन नेताओं के जीवनों को बेहतर बनाते रहेंगे या अपने समाज के लिए मत का दान करेंगे? कहीं कोई हमें रोने धोने का डांस दिखाकर भ्रमित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉमिनेशन जाते समय अधिकतर नेता ऐसा ही रोने धोने का डांस किया करते हैं, ताकि उनके समर्थक उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं। इसी कड़ी में पूर्व विधायक ललित नागर, जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, खूब दहाड़े मार मार कर रोने लगे। दोस्तों, कई ऐसे सवाल हैं जो हमें जानना चाहिए और हम इसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र और हमारे भविष्य का सवाल है। सबसे पहला सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमें अपना मत का दान इमोशनल होकर देना चाहिए या विकास के आधार पर? तो शायद ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि विकास के आधार पर, लेकिन जो भावनात्मक रूप से नागर से जुड़े हैं उनका जवाब होगा कि एक वोट पर क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई रो रहा है तो एक वोट उसको दे दीजिए, इसमें क्या चला जाएगा? तो समझ लीजिए ये वीडियो आज आपके ही लिए है या उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं। वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको अच्छा लगे, बात समझ में आए, तो इसको शेयर जरूर करना, ताकि ये बात और भी लोगों को समझ आ सके। सबसे पहले समझते हैं कि रोने का कारण क्या था। क्या किसी के जान या माल की कोई हानि हो गई थी? नहीं ना। तो फिर रोने का कारण क्या था? क्या आपकी मां रूपी पार्टी ने आपको बाहर निकाल दिया था? नहीं ना। तो फिर रोना क्यों पड़ा? आपने रोते हुए कहा कि मैंने इस पार्टी के लिए जीवन खपाया है और पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो आपके साथ पार्टी ने धोखा किया। तो इसमें रोने की बात क्या है? ऐसी धोखेबाज पार्टी को आपने छोड़ देते, छोड़ने की घोषणा कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर नहीं किया तो पंडित टेकचंद और विपुल गोयल से कुछ सीख लीजिए। पंडित टेकचंद भी पृथला से विधायक थे, उसके बाद भाजपा को उन्होंने समर्थन किया और भाजपा के साथ जुड़ गए। पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन टेकचंद ने बगावत नहीं की। वो लगातार पार्टी की नीतियों के साथ, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े रहे और बिना चुनाव लड़े ही अगले 5 साल तक पार्टी की सेवा की। अंततः इस बार पार्टी को उन्हें टिकट देना पड़ा। इसे कहते हैं आस्था की पराकाष्ठा। आप विपुल गोयल जी को देख लीजिए। मंत्री रहने के बाद भी जब उनका टिकट काट दिया गया तो उनके ऊपर भी पहाड़ सा टूट पड़ा था। पूरे क्षेत्र के लोगों में निराशा का भाव पैदा हो गया था, लेकिन विपुल गोयल ने अपनी मां रूपी पार्टी से बगावत नहीं की। लगातार 5 साल तक उसकी सेवा करते रहे और जनता की आवाज बनकर उनके साथ खड़े रहे। और अंततः 2024 में, यानी इस बार, विपुल गोयल को ओल्ड विधानसभा से टिकट दे दिया
और जनता भर भर कर वोट देने के लिए आतुर हो रही है। हो सकता है वो जीत जाए, ये संभावनाएं हैं। तो ये राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेला है, बेवड़ों का मेला है, ये तो मैंने पहले भी कहा है। लेकिन साथ साथ ये राजनीति, अगर आप इस राजनीति को अपना जीवन देते हैं, अपनी मेहनत देते हैं, तो ये राजनीति कभी भी, ये समाज कभी भी आपके साथ अन्याय और अत्याचार नहीं करता है। तो फिर आपने ये कैसे मान लिया कि रोने धोने का ड्रामा करना पड़ा? आप इंतजार कर लेते, 2029 में आप टिकट मांगते, शायद पार्टी आपको टिकट देती और जनता आपका आशीर्वाद भी दे देती। लेकिन आपको तो बिना विधायक के रहना ही नहीं है। 2014 में जब आपको टिकट मिला था तब भी तो किसी का कटा होगा, 2019 में भी तो कोई और मांग रहा होगा जो आपको मिला। आप हार क्यों गए थे? और आपको याद हो ना हो, मैं आपको याद दिला दूं कि रोहित नागर के पिता का टिकट छोड़कर आपको दिया गया था। जब आपको किसी का टिकट काट कर दिया गया तो आपको आपकी हैसियत क्या थी इसका अंदाजा नहीं था। कौन आपको जानता था? तो जिसको आज मिला है उसे कौन जानता होगा? ये सवाल आप कैसे कर सकते हैं? और ये सवाल आपका बेबुनियाद है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तब आपका व्यवहार पार्टी के प्रति क्या था? क्या आपने वफादारी की थी? आपने तो माना कि हां, गद्दारी की लिस्ट में 56 नाम थे जिसमें मेरा भी था, लेकिन कार्रवाई केवल मुझ पर हुई, ऐसा आपने बोला। ऐसा क्यों हुआ? तो आप खुद ही सुन लीजिए। ऐसे 56 आरोप थे पूरे हरियाणा प्रदेश में कि लोकसभा में जिन्होंने नेताओं ने मदद नहीं करी, उनमें से एक मेरा भी था। अभी मुझे नहीं पता कि क्या असली कारण था। तो सुना आपने। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि रोने का कारण क्या था? आपका टिकट ही तो कटा है, क्षेत्र के लोगों का अपहरण थोड़ी हो गया है। लोग अभी भी हैं, क्योंकि आपकी केतलियां कहती हैं कि पार्टी से आप नहीं, पार्टी आपसे है। लोग पार्टी के नहीं हैं, आपके हमदर्द हैं। तो आपको टिकट न देकर पार्टी ने खुद का नुकसान किया है, तो रोना आपको क्यों आया? लड़िए चुनाव, आपको क्या डर है? आपने और आपके भाइयों ने महान काम कर रखे, आपको भला कौन हराने की हिम्मत कर सकता है? चौथा सवाल ये कि जब आप खुद कह रहे हैं कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, पार्टी ने पैसे देकर टिकट बेची है, तो ऐसी पार्टियों से टिकट ना मिलने का मलाल क्यों है? थूक दीजिए ऐसी पार्टी के सिंबल पर जो गद्दारी करती हो। क्या आपने अपनी मां समान पार्टी को आरोपित करते हो, यह किसी अच्छे बेटे का काम हो सकता है क्या? और अगर आपने आरोपित किया और आरोप सही है तो ऐसी पार्टी के साथ रहने का अधिकार आपको किसने दिया? पांचवा सवाल ये कि आपने कहा कि अगर दुर्भाग्य से, मतलब संयोग से, अगर आप निर्दलीय जीत भी गए तो जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उसके साथ आप चले जाएंगे। आप जीतते हैं तो क्या कांग्रेस की तरफ जाएंगे? जिसकी सरकार होगी उसके साथ जाएंगे। मतलब अब आप अनाथ हैं, कोई आपकी पार्टी वार्टी नहीं है, तो क्या आपने कांग्रेस की इस पार्टी को अलविदा कहा? अगर नहीं कहा तो जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हो, या जनता को बेवकूफ क्यों समझ रहे हो? इसका मतलब साफ है कि केवल और केवल झूठी और अपने स्वार्थ के वशीभूत ड्रामेबाजी पर आधारित सहानुभूति लेने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिसे केवल और केवल जनता को बेवकूफ बनाना ही कहा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस ड्रामेबाजी में जनता नहीं आने वाली है। लोग समझदार हैं। आपको 2014 से 2019 तक जनता ने विधायक बनाया था। आपने जनता को केवल और केवल बहाने दिए हैं। मेरी सरकार नहीं थी, मुझे फंड नहीं मिलता था, मैं क्या करता। क्या आपने ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी के विधायक को फंड मिलता भी होगा तो कितना मिलता होगा? ये बात एक अलग है कि हरियाणा में किसी भी विधायक को फंड नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिलता भी तो कितना मिलता? 5 करोड़ सालीना। 5 करोड़ का मतलब 5 साल में 5-5 करोड़, यानी 25 करोड़ पूरे कार्यकाल का। आप मुझे बताइए ना कि 25 करोड़ मात्र में 5 साल में आप इस क्षेत्र को क्या लंदन और पेरिस बना देंगे? केवल 25 करोड़ में आप इस क्षेत्र की तकदीर बदल देंगे, केवल 25 करोड़ में। अगर हम हाल की योजनाओं की बात करें तो 150 करोड़ तो केवल और केवल इस क्षेत्र में लाइन बिछाने पर लगाया जा रहा है, सीवर लाइन का। ना जाने कितने करोड़ के पुल और कितने करोड़ की रोडें बनाई जा रही हैं। 25 करोड़ का रोना रोया केवल
अगर विधायक के फंड पर ही विकास होता है तो माफ कीजिए जनाब, ये बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। 5 साल में अगर किसी विधायक को केवल 25 करोड़ मिलते हैं और वो आपको नहीं मिले इसलिए आप विकास नहीं कर पाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ समझने की कोशिश कर गुमराह कर रहे हैं। विधायक का काम केवल फंड से विकास कराना नहीं होता है, उसके द्वारा अपने क्षेत्र की मांगों को सदन में उठाना पड़ता है, चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं, डिमांड करनी पड़ती है, क्योंकि विधायक का कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार को बताकर सरकार के संज्ञान में लाता है। आपने तो ये काम कभी नहीं किया। आप बताइए, बड़ी गंभीरता से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2014 से 2019 तक आपने सरकार को अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराया था? अगर कराया था, कोई चिट्ठी आपने लिखी थी? सदन में कितनी आपने आवाज उठाई थी? सिर्फ एक दिन बोले थे आप, और आप कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि मेरी सरकार नहीं थी। इसका मतलब तो ये पूरे हिंदुस्तान में जो विपक्ष में विधायक जीत करके आते हैं वहां कुछ होता ही नहीं होगा। ऐसा है क्या? कोई विधायक नहीं करा पाता होगा? अरे आप याद कीजिए दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की बात, बदरपुर इलाके की बात। ऐसे ऐसे विकास कार्य हुए हैं, विपक्ष में रह के नेताओं ने, विधायकों ने अवार्ड लिए हैं अच्छे काम कराने के। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश छोड़ दीजिए। जो आपको मिल रहा है उसे सहज स्वीकार कीजिए। 2019 में जनता ने आपको विपक्ष में रहने की सजा दी थी। आपने भाजपा के बड़े नेताओं के साथ साठगांठ करके अपने काम चलाए थे, जो जग जाहिर हैं। आपने लोकसभा चुनावों में भाजपा नेताओं का साथ दिया था, जो जग जाहिर है, जो आपने भी माना है। आपने अपने चुनावों में भाजपा नेताओं की वोटों का समर्थन लिया था और लेने की अब भी आप कोशिश कर रहे थे, जो जग जाहिर है, जिसकी सजा पार्टी ने 5 साल के लिए पार्टी की सेवा करने का फरमान सुनाया है आपको। आपका टिकट नहीं काटा है। जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है श्रीमान जी, ये राजनीति है और हार जीत लगी रहती है। मर्दों की तरह सहन शक्ति बढ़ाइए, अपने कर्मों का चिंतन कीजिए, अपनी केतलियों को नसीहत दीजिए। वक्त बदलता है जो कर्मों पर आधारित होता है। जब हम आपसे सवाल पूछते हैं, हम सच्चाई जनता के सामने रखते हैं, तो आपकी केतलियां आपसे ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जो आपकी बौखलाहट को दर्शाती हैं। आपको आगाह किया गया था, आपसे बताया गया था कि आपका टिकट यही रोहित नागर काटेगा। 2 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था और आपसे कहा भी था। और आपने क्या कहा था याद है आपको? मैं बताता हूं आपने मुझसे क्या कहा था। मैंने आपसे खुद ये कहा था कि श्रीमान जी आपका टिकट कट सकता है और आपका टिकट रोहित नागर काटेगा। याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपके ऑफिस में आपसे कहा था, तो आपने क्या कहा था कि आपको आपकी पत्रकारिता को बचकाना नहीं करना चाहिए। बच्चों वाली बातें करना पत्रकारिता के लिए शोभा नहीं देता। क्या कहते हो? ये बच्चा ये मेरा टिकट काट देगा? आपको सोचना चाहिए। आप मुझे नसीहत दे रहे थे और आपने कहा था पूरे ऑफिस के स्टाफ को बुला करके, जो खाना बनाता है, जो साफ सफाई करता है, जो आपके कार्यालय को संभालता है, कि भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बताओ पत्रकार साहब ये कह रहे हैं कि ये लड़का आपका टिकट काट सकता है, क्या आपको लगता है ये मेरा टिकट काट सकता है? इसकी हैसियत है? तो सब ने ठाके मार के, क्योंकि वो तो आपका काम करते हैं, आपके यहाँ से तनख्वाह पाते हैं, तो आपकी भाषा बोलना उनका कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा था, हा 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 करके कहा था कि ये टिकट काटेगा। मैंने बड़ी गंभीरता से आपको ये सूचना देने की कोशिश की थी कि होशियार हो जाइए, ये आपका टिकट काट सकता है। आपने हमारी उस नसीहत को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस सूचना को आपने मजाक बनाया था। और आज आपकी नजरों के हिसाब से वही बच्चा आपका टिकट काट गया और आपको दुख हो रहा है। रोना इसलिए नहीं आया कि आपका टिकट कटा है, रोना इसलिए आया है कि एक मामूली से व्यक्ति ने, जैसे आप मामूली व्यक्ति समझ लो, उसने आपका टिकट काट दिया है। श्रीमान जी कोई मामूली नहीं होता है। हर आदमी की अपनी हैसियत होती है। उनके पिताजी के बारे में जानिए, उस व्यक्ति के बारे में जानिए, उस बच्चे के बारे में जानिए जिसे आप बच्चा कह रहे हैं। वो बच्चा नहीं है। जब आपने राजनीति में कदम रखा था तो मुझे लगता है शायद आपकी भी वही उम्र रही होगी। ये आपका दुख है और ये आपका रोना है और ये आपकी भावनाएं हैं। अगर ये आपकी भावनाएं आपको रुलाती हैं तो इससे क्षेत्र की जनता का कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्र विकास पर वोट करेगी, विकास के पहिए को गति देगी और आपको और आपके ऐसे लोगों को, बहुत सारे नेताओं को इस सबक सिखाया जाएगा। बहुत सारे नेता लाइन में हैं। रोने के लिए तो गिरिराज शर्मा भी बेचारे लगातार 25 साल से कोशिश कर रहे हैं कि उनको विधायक बन जाएं, हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। रो तो वो भी रहे हैं। जनता को तो उनको भी वोट करना चाहिए।
आभास चंदीला लगातार घर घर घूम रहे हैं, पिछले 3 साल से कोई घर नहीं छोड़ा। जनता ने वोट उनको भी करना चाहिए। जनता ने वोट राजेश नागर को भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मात्र मिले 3 सालों में उन्होंने विकास के पहिए को गति दी है। जनता को वोट तो उन्हें भी देना चाहिए जो अन्य पार्टियों के दलों से आए हैं। वो बुरे नहीं हैं, क्या वो गलत हैं? वो भी बेचारे भले हैं, वो भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। हर एक पार्टी प्रत्याशी जनता की सेवा करने के भाव से वोट मांगने के लिए आता है। जनता को सबको वोट करना चाहिए, लेकिन केवल आपको करे यह अतिशयोक्ति है, ये हो नहीं सकता। इसे जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, विकास पर बात कीजिए, विकास की रूपरेखा रखिए, विकास की रचना बताइए कि आखिर इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। इस पर बात कीजिए, इस पर बताइए कि विकास कैसे होगा। ये मत बताइए कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। मेरी जनता से अपील है कि ऐसे किसी भी नेता को आप वोट ना दें। ये मतदान है, ये मत का दान आप क्षेत्र के विकास के लिए कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। मेरी आपसे अपील है कि ऐसे नेता को वोट दीजिए जो आपके विकास की रूपरेखा आपको बता सके। ये 5 साल बाद आया लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व को समझिए। और ऐसी ही और भी जानकारी के साथ मैं एक बार फिर मिलूंगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।